सो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने देखा था वो था V इज इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ से डिराइव हुआ था। और उसके बाद हमने वर्क डन का एक फॉर्मूला देखा था Q इंटू वी। 4 मेन फॉर्मूलाज जो अभी तक हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला देखा था, और वो फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, जिसमें R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। मैंने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों की बात करी थी आपसे। रेजिस्टिविटी मतलब एबिलिटी ऑफ योर रेजिस्टर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ करंट, और कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू अलाउ द चार्जेस टू फ्लो और टू अलाउ द करंट टू फ्लो, राइट। तो हमने ये भी देखा था। ये हमारे पास मेन कुछ फॉर्मूलाज थे जो अभी तक हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने आर इक्वलेंट देखा था, रेजिस्टेंस इक्वलेंट देखा था फॉर सीरीज। सीरीज के लिए हमने जो आर इक्वलेंट देखा था वो था R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल के लिए आर इक्वलेंट फॉर पैरेलल हमने देखा था वो था 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। ये हमारे कुछ मेन फॉर्मूलाज थे जो अभी तक हमने देखे हैं। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट के लिए भी अभी कुछ फॉर्मूलाज आने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो यही हैं, राइट। तो दो लास्ट वाले जो हैं वो एक रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज के लिए है और एक रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल के लिए है। इससे रिलेटेड एक आपका मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड कर दिया था पिछला, तो अगर आपको वो मिस हो गया तो आप देख लो जिसका सर भी। रेजिस्टेंस फॉर सीरीज के ऊपर वाले दो लास्ट वाले हैं। अच्छा, ये था वर्क डन के लिए फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो जैसे आपने मोशन में पढ़ा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की तरह ये है। यहाँ पे फोर्स एक काइंड ऑफ पोटेंशियल है और डिस्प्लेसमेंट किस चीज का हो रहा है, चार्ज का। ये रेजिस्टेंस का था कि हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी रेजिस्टर की, किसी भी मटेरियल की लेंथ और उसके एरिया पे, है ना। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ आपको कि मान लो जैसे ये मेरा एक रेजिस्टेंस वायर है, मान लो ये मेरे वायर है जिसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी इसकी लेंथ काफी बड़ी है। अब मैं इसकी लेंथ को हाफ कर दूंगा तो इसके रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। और लेंथ को हाफ करने पे एरिया क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ से देखो तो ये मोटा हो जाएगा, वायर मोटा हो जाएगा, एरिया में भी चेंज हो यस जाता सर। है। अब मैं इस वायर को 4 टाइम्स रोल कर दूं अगर, तो वायर और छोटी हो जाएगी और एरिया और ज्यादा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो और ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की लेंथ और एरिया का भी बहुत फर्क पड़ता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि एरिया और लेंथ का क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो लेंथ के साथ ये क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो जो है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की फिक्स होती है, यानी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। वो फिक्स रहती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती आपकी लेंथ और एरिया पे। मतलब एक बार मैंने कॉपर ले लिया तो कॉपर की एबिलिटी टू रेजिस्ट तो फिक्स ही है, लेंथ और एरिया बढ़ाने या घटाने पे रेजिस्टेंस बदलेगा। इसको समझना कि भाई हमारा, अगर मेरी एक्सटर्नल बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, मेरे हेयर ग्रो कर रहे हैं, राइट, या मेरी हाइट बढ़ रही है, उससे दिव्यांश शर्मा चेंज नहीं हो रहा। प्रॉपर्टीज ऑफ दिव्यांश शर्मा जो इंटरनल है वो चेंज नहीं हो रही, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है दिव्यांश शर्मा की। उसी तरीके से रेजिस्टेंस है कि अगर हम लेंथ और एरिया को चेंज कर रहे हैं तो लेंथ और एरिया को चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन जो इटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, रेजिस्टिविटी, वो चेंज नहीं हो रही। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमने अभी तक पढ़े। आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। जैसे पिछली क्लास में आपने कुछ क्वेश्चंस करे थे जहाँ पे आपने ऐसे करके सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करा था, फिर आपने ऐसे करके पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड करा था, राइट। एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आया, मान लो इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस यहाँ निकल के गया और इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस यहाँ निकल के गया, और ये एक सर्किट बन रहा है, ठीक है। और ईच रेजिस्टेंस
हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो आपने बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आपके पास 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम है। नहीं 15 नहीं होगा, 15। नहीं होगा, 15 नहीं होगा क्योंकि तीनों सीरीज में नहीं है। सर और एक बार बताना क्वेश्चन। क्वेश्चन यही है कि ये पॉइंट ए पॉइंट है मान लो, ये पॉइंट बी पॉइंट है मान लो, तो इन दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। आर ए बी भी बोल सकता हूँ मैं इसको। सर 50/15। कितना? सर 50/15। नहीं, फाइव। 5 भी नहीं होगा। सर 10/3। 10/3 देख सकता हूँ, 10/3 हो सकता है, 5/3 के चांसेस भी हैं। अभी कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। 7.5। 7.5 नहीं, 7.5 भी नहीं होगा। मैं सर आपको 10/3। 10/3 या 5/3 इनमें से आ सकता है, देखता हूँ क्या आता है। 3/5। सर 3/5। अब देखते हैं ना, ये देखो यहाँ से अब सीरीज और पैरेलल पहचानने का जो कॉमन लॉजिक होता है वो ये होता है कि अगर आपकी किसी पॉइंट से ब्रांच बन गई, यहाँ से ब्रांच बन रही है ना, ब्रांच बनने के बाद अलग अलग रेजिस्टेंस आ गए, तो समझो कि यहाँ से ये पैरेलल में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट पैरेलल में है। अब इसके थोड़ा सा आगे चले तो रेजिस्टेंस तो गए, यहाँ पे ये वायर पे कोई ब्रांच बन रही है क्या ऐसे करके? कहीं पे ब्रांच बन रही है क्या? नहीं, कोई ब्रांच नहीं बन रही, सिर्फ ये वायर ही यहाँ जा रही है। तो अब एक और बार यही देखो, मेरा मेरा जो कॉन्सेप्ट है वही देखो मेरी स्क्रीन पे। इस तरीके की है ये वायर, है ना, और इसका रेजिस्टेंस हो सकता है कुछ भी। अगर मैं इस वायर को यूं सीधा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने जो ट्राइंगल बनाया हुआ है ना ऐसे करके, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है वायर से, मैंने ऐसे जो ट्राइंगल बनाया है उसमें ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच ये तो अलग है, यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस तो अलग है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। इसको अगर मैं मोड़ दूं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी नीचे और ऊपर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मतलब इस तरीके का। समझ पा रहे हो आप? थोड़ा सा इमेजिनेटिव है। यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ, इसको अगर यहाँ से मोड़ के सीधा कर दूं तो यहाँ पे अगर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कुछ इस तरीके से सर्किट बनेगा। देखो सही बोल रहा हूँ, कुछ इसी तरीके से सर्किट बनेगा ए और बी पे। अब आप एक बार इक्विवेलेंट, दोबारा बता दो। एक मिनट, अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकाल पाओगे। ये 5 ओम, ये 5 ओम, अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। एक और बार समझ लेते हैं भाई। 100 पार्टिसिपेंट से ऊपर जैसे होते हैं, ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप टाइम से ज्वाइन कीजिए वरना आप मिस कर जाएंगे भाई। मैंने कहा कि ये ट्राइंगल है, ये जो वायर है ये ट्राइंगल है। अब यहाँ से ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ ये पॉइंट, यहाँ से कोई और ब्रांच नहीं जा रही वायर की, तो मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को सीधा कर दूं तब भी मेरे कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसमें कोई गलती नहीं। मैंने सिर्फ यहाँ की वायर मोड़ के सीधी कर दी, और ये रेजिस्टेंस अलग लिखना था क्योंकि यहाँ से ब्रांच बनी हुई है, यहाँ से ब्रांच बनी हुई है। पापा अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस, अरे म्यूट कर दो जो भी है। दिव्यांश सिंह, अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये किस में है? सीरीज में है, पैरेलल में है? चैट में बता सकते हो आप। ये जो रेजिस्टेंस है दोनों, ये सीरीज में लग रहे हैं, साफ पता लग रहा है कि ये सीरीज में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हम क्या करते हैं, पूरे कॉम्बिनेशन को इकट्ठा सॉल्व नहीं करने का ट्राई करते, हम एक एक करके खत्म करते हैं। तो इनको अगर मैंने सीरीज में ऐड किया तो 5 + 5 क्या बन गए? 10। अब दोबारा से इस सर्किट को बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर 10 है और नीचे क्या है? 5। ऊपर 10 है और नीचे 5 है, सिंपल। इस सर्किट से मैं इस सर्किट में आया, यहाँ से इक्विवेलेंट सॉल्व करके मैं इस सर्किट में आया। अब 10 और 5 सीरीज में लग रहे हैं, पैरेलल में लग रहे हैं? सिंपल सी बात है कि ये दोनों हमारे पैरेलल में लग रहे हैं। तो
हाँ, तो 1/10 और 1/5, ठीक है। अब जो 1/R इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है वो हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 भी होता है, यही होता है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कैसे लिखा है, इसका बस एलसीएम लिया है और उल्टा किया है, R1 R2 R1 प्लस R2, R इक्वलेंट ऊपर लेके गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, R1 R2 यानी 10 × 5 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 10 + 5। 10 × 5 हो गया 50, 10 + 5 हो गया 15, 5 3 × 15, 5 10 × 50। तो आंसर आ गया मेरा 10/3 ओम। तो जो भी 10/3 बोल रहा था वो सही है। तो कॉम्बिनेशन से क्या पता चला कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें सीरीज भी यूज हुआ है और इसमें पैरेलल भी यूज हुआ है। आपको बस पता लगाना था कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दे पाऊंगा इसकी, ठीक है। एक और क्वेश्चन चलो ट्राई कर लेते हैं। समझाना। क्या रिकॉर्डिंग में देख लेना अब, अगर समझ में नहीं आया तो, है ना, वरना क्लास छोटी सी होती है वैसे ही। एक और क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे समझ बनेगी। एक ट्रिक समझाऊंगा इस क्वेश्चन से। इसको चलो हटा दो अभी कुछ। अब मेरे को ए से लेके बी तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अब आप सॉल्व करो जरा, 2 मिनट लो। आर इक्विवेलेंट, और इसको ले लो आप, चलो इसको R1, इसको R1 की वैल्यू ले लो 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 5 ओम 5 ओम ले लो। सर 4/5 ओम। 4/5 देखते हैं, 5/4 होगा 4/5 होगा? सॉरी 5/4। 5/4। 5/4। सर 2। 5/4 होगा। देखो अब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल भी हो सकता है। सिंपल कैसे हो सकता है, ये वाला पार्ट जो है इसमें ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, और ये वाला पार्ट जो है इसमें ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, और ये आपस में किसमें है, सीरीज में। तो आप पहले इनको खत्म कर दो, 1/5 प्लस 1/5 हो गया आपका 2/5, और ये भी आपका क्या हो गया 2/5। 2/5 2/5 को ऐड करोगे तो क्या होगा 4/5। अब ये तो आपका है 1/R इक्वलेंट, तो R इक्वलेंट आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/4। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का। इससे ये पता चलता है कि आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है एक कॉम्बिनेशन, लेकिन सॉल्व करने में वो सिंपल भी हो सकता है। ठीक है, एक पे हो सकते हैं, मतलब 100-150 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छी होती जाएगी, कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन देख लेना कि एक वायर है, ठीक है, वायर इज देयर। सर बोलो। सर इसका आंसर क्या होगा, मतलब वही होगा ना, ये वाला रेजिस्टेंस जो था एक, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ऐड ऐड करके देख लेना, थोड़ा टाइम कम है। 2/5 ओके प्लस 5 सर। जो है ये सीरीज में है और इसके पैरेलल में। ओके सर, थैंक यू। एक वायर है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। एक और वायर आ गई, फिर से रिपीट कर दो क्वेश्चन। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, एक वायर है।
तो कह रहा है कि एक और दूसरी वायर है जो सेम मटेरियल की है, मान लो ये कॉपर की है तो ये भी कॉपर की बनी हुई है, लेकिन उसकी जो लेंथ है, अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ L/2 है, और इसका एरिया A है तो इसका एरिया 2A। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, लेंथ L, एरिया A। इसका रेजिस्टेंस आपको पता लगाना है जब इसकी लेंथ L/2 कर दी और एरिया 2A कर दिया, बस, और तो कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया, बस ये दिया कि मटेरियल सेम, मटेरियल जो है वो सेम है। तो आप बता सकते हो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। वन, सर हाँ 16। 1 ठीक है। 16 आएगा आंसर। माइंड ने जो बताया 16 तो नहीं आएगा, 1 1 आएगा आंसर। 1 ओम। 1 कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। यस और सर 1 ही है। देखो क्या बोला है कि मटेरियल चेंज नहीं हुआ। अब रेजिस्टेंस का वो फॉर्मूला याद करो जिसमें लेंथ और एरिया दोनों आता है, और वो फॉर्मूला कौन सा, R = ρL/A, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो रेजिस्टिविटी जो है क्या वो चेंज होती है अगर मटेरियल चेंज ना किया हो। कॉपर का मटेरियल है, कॉपर का ही है। दिव्यांश शर्मा चेंज नहीं होगा ना, चाहे उसकी लेंथ बढ़ जाए, चाहे उसके हेयर बढ़ जाए, दिव्यांश शर्मा ही रहेगा, मटेरियल तो वही रहेगा। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो इस वाले से हम रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, दैट इज R = ρL/A अगर है तो रेजिस्टिविटी हो जाती है R × A/L। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी 4 × A/L। अब यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और लेंथ जो है वो हाफ कर दी, एरिया को डबल कर दिया, तो R = ρ, लेंथ हाफ कर दी यानी L/2, एरिया को डबल कर दिया यानी ये। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो वो यहाँ लगा दूंगा, 4A/L इंटू L, 2 × 2A, A से A कटेगा, L से L कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 4, 4/4, 1 ओम। कैसे आया, कॉपर का मटेरियल है, उसकी लेंथ L थी, एरिया A था, और रेजिस्टेंस 4 ओम था। मैं एक और वायर लेके आया, मटेरियल कॉपर का ही है, उसकी लेंथ को मैंने हाफ कर दिया, वही ये वाला ही एग्जांपल है कि तार ये वाली थी, इसका 4 ओम रेजिस्टेंस था और कॉपर की तार थी। एक नई तार लेके आया, उसके लेंथ मैंने हाफ कर दी, एरिया को डबल कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा। तो देखो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया के हिसाब से, हाँ 1 ओम आ गई। ठीक है, तो 1 ओम मेरे ख्याल से आप सभी को इसका जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो एग्जाम्पल में आप ये क्वेश्चन देख पाओगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एक बार पहला वाला पेज दिखाना। दिखा देता हूँ। ओके सर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। हम्म, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, एक लैंप है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। ठीक है, और एक कंडक्टर है, मतलब एक वायर है जिससे कनेक्ट किया है पूरा, और उस कंडक्टर का यानी उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, हमने 6 वोल्ट की एक बैटरी ली है, उससे एक सर्किट को कनेक्ट कर दिया। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये बताना है, पहला जो क्वेश्चन ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में। और तीसरा क्वेश्चन ये बताना है कि इस लैंप के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी अक्रॉस लैंप। तीन चीजें बतानी है। लैंप के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है।
क्वेश्चन फिर से सुन लेते हैं। इस लैंप का रेजिस्टेंस 20 ओम है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है पहला, करंट थ्रू द सर्किट बताना है दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इसके बीच का। तो किसी ने शायद आंसर भी कर दिया है। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ रहा है 24 ओम, ठीक है। और आई इक्विवेलेंट आ रहा है, नहीं आई इक्विवेलेंट आ रहा है आपका 0.25, आई 1/4। सर 0.25 ही आ रहा है। I is equal to 1/4. हाँ 1/4। और पोटेंशियल अक्रॉस आपका कंडक्टर क्या आएगा बताओ? 6 वोल्ट। 6 नहीं, 6 तो नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। क्या बात है, स्वास्तिक भी आंसर दे रहा है भाई, सही है। सर 6 आएगा। 6 आएगा, Sir, चलो सॉरी देख सर 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। देख लेते हैं भाई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सिंपल सी बात है कि ये और ये क्या ये सीरीज में लगे या पैरेलल में लगे, क्योंकि बल्ब का भी कोई रेजिस्टेंस है। हाँ तो पहली चीज ये है कि ये सीरीज में लगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 + 4 दैट इज 24 ओम। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब V = IR होता है ना। पोटेंशियल कितना है सर्किट का, ये 6 वोल्ट है, पोटेंशियल 6 है, करंट पता लगाना है, रेजिस्टेंस 24 है, तो करंट क्या हो जाएगा 6/24 यानी 1/4 यानी 0.25। अच्छा करंट अगर इसके अक्रॉस पूछा जाता तो क्या होता, या सिर्फ इसके अक्रॉस पूछा जाता तो क्या होता? भाई करंट 0.25 एम्पियर ही होता, चाहे इसके अक्रॉस पूछा जाता चाहे इसके। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, पढ़ा था ना हमने, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो करंट जो यहाँ से निकलेगा 0.25 एम्पियर, वही करंट यहाँ पे आएगा, वही करंट यहाँ, तो करंट तो सेम ही रहेगा। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग हो जाएगा, तो वो देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरे को पता लगाना है तो मुझे क्या चाहिए कि इसके अक्रॉस करंट कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये दोनों चीजें चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस है 20, करंट आ रहा है इसका 0.25, तो V = 0.25 × 20, तो ये आएगा आपका 5 वोल्ट। समझ में आया नहीं आया? अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल पूछा जाता तो क्या होता, V = करंट तो वही रहता लेकिन इसका रेजिस्टेंस बदल जाता, तो ये आ जाता आपका 1 वोल्ट। अब देख रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो क्वेश्चन में? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 वोल्ट, पोटेंशियल अक्रॉस बल्ब 5 वोल्ट। दैट मींस कि पोटेंशियल एक सर्किट में डिवाइड हो जाता है अगर सीरीज सर्किट है, करंट सर्किट में सेम रहता है अगर सीरीज सर्किट है। और ये भी देखो, जहां पे रेजिस्टेंस कम, दैट इज जहां पे 4 ओम है, वहां पे तो पोटेंशियल आ रहा है कम, और जहां पे सर रेजिस्टेंस उधर V6 कैसे हुआ? V6 का ये 6 तो टोटल है, 6 तो टोटल है। अच्छा, तो जो मैं, हाँ तो जो मैं करंट निकालूंगा वो तो टोटल पोटेंशियल लेके ही कराऊंगा ना, कि मेरी बैटरी कितना दे रही है, क्योंकि करंट में यहाँ से निकालना स्टार्ट करूँ, लेकिन पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट की। तो देखो जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है वहां पे पोटेंशियल कम आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। इसको थोड़ा अगर आपकी सोच बड़ी हो इस कॉन्सेप्ट को लेके, तो वो ये होता है कि अगर बीच में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो डिफरेंस भी तो ज्यादा होगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो काम ज्यादा करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए, तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा डिफरेंस। और रेजिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा। रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ही नहीं, मान लो यहाँ यहाँ तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल होगा जो फ्लो करेगा सर्किट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि इसमें हमने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखा चीजों को। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। एक पॉइंट है, नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो वाले को मैं एक वीडियो फॉर्म में बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि उसके लिए एक डेडिकेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको करवाने पड़ेंगे। अच्छा क्लास ओवर होने से पहले प्रीवियस 2 विंडोज के क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो गए अब, क्योंकि वो कट हो जाता है।
और लेस देन अ मिनट रह गया। कोई नहीं, मैं वीडियो दे दूंगा ना, तो आप वीडियो से ले लेना यार स्क्रीनशॉट, ठीक है? तो क्या खत्म होने वाली है क्लास? ठीक है, गुड बाय। सर बाय सर। सर आपने बोला था कि कोई डिवाइस ऐसा नहीं है जिसमें रेजिस्टिविटी 0, तो हाँ। सर मैंने गूगल पे सर्च करा तो वो तो सुपर कंडक्टर्स आ रहे हैं। सुपर कंडक्टर एक मिथिकल कंसेप्ट है, उसे हम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिजाइन करते हैं। तो सुपर कंडक्टर जो है ना, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चलता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रेजिस्टिविटी आती ही आती है, रेजिस्टेंस आता ही आता है। सुपर कंडक्टर जो है वो हम बनाते हैं, वो हमारे पास पड़ा नहीं है, ठीक है? तो इट इज गुड यू सर्च अबाउट सुपर कंडक्टर, और पढ़ो उसके बारे में, किस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो सकती है, ये भी पढ़ो आप। सर लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन नहीं, मटेरियल नहीं पूछ रहा, टेम्परेचर। ओके बाय, दैट्स ऑल फॉर द